हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। लर्न टू फाइंड योर पाथ। दोस्तों, जैसा कि आपको अब पता है कि आपकी आरआरबी जो ग्रुप डी है, सॉरी आरआरसी के ग्रुप डी की डेट्स आ चुकी हैं कि उनका एग्ज़ाम जो है वो फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइम आपके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें, क्योंकि अब 2 महीने में पूरा सिलेबस दोबारा तो हो नहीं सकता है। तो जिन लोगों ने पहले पढ़ा था, बीच में तैयारी छूट गई है, तो उनके लिए सबसे अच्छा इस टाइम होगा कि वो लोग फिर से अपना रिवीजन करें। और रिवीजन करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। तो इसीलिए आपकी रिवीजन में हेल्प हो सके, इसीलिए हम आज आपके लिए लाए हैं प्रीवियस ईयर पेपर। और ये कौन सा पेपर है? तो ये पेपर है जो कि आपका 23 सितंबर को हुआ था। उसकी शिफ्ट जो थी शिफ्ट सेकंड का 23 सितंबर का पेपर। और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हैं आज रीजनिंग के क्वेश्चंस। बाकी हम रीजनिंग, मैथ और बाकी सब्जेक्ट्स के भी लाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आज रीजनिंग के हैं। तो हम इन्हीं पर आज कॉन्सेंट्रेट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें एक सीरीज़ दी गई है और हमसे पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ क्या आएगा। तो पहले से लिख लेते हैं यहाँ पर 13, 18, 28, 43, 63, और यहाँ हम करते हैं ब्लैंक स्पेस। तो अब यहाँ देखते हैं कि इनमें गैप कितना है। तो यहाँ +5 है, ये यहाँ +10 है, यहाँ पे है +15, यहाँ पर है +20, और आगे आगे अगर हम इसी हिसाब से देखें तो +5 हो रहा है, तो आगे होना चाहिए +25। यानी 63, और 63 में 25 जोड़ देंगे तो ये बनता है हमारा कितना, 88। यानी ऑप्शन बी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है, ये हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस, और ये होगा हमारा वेन डायग्राम से। तो इसमें हमें पहला स्टेटमेंट दिया है ऑल एमराल्ड आर जेम्स, दूसरा है ऑल जेम्स आर रॉक्स। यानी कि हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों में ही हमें जो दिए हैं वो ऑल वाले रिलेशन है। तो इनका जो डायग्राम होता है वो हम देखते हैं किस तरह बनता है। ऑल वाला ये इस तरह से बनेगा, पहले हम बना लें फिर समझाते हैं आपको। तो यह पहला था कि एमराल्ड आर जेम्स, तो इसे हम मान लेते हैं एमराल्ड। तो जब सभी एमराल्ड जेम्स के अंदर हैं, ये हम जेम्स जी मान लेंगे, तो इस तरह से बनेगा। और दूसरा है हमारा स्टेटमेंट कि ऑल जेम्स आर रॉक्स, यानी ऑल जेम्स आर रॉक्स, तो ये डायग्राम इस तरह से बनेगा। अब जो कंक्लूज़न है वो देखते हैं हम। तो पहला कंक्लूज़न है ऑल एमराल्ड्स आर रॉक्स। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एमराल्ड ये वाला जो पोर्शन है ये एमराल्ड है, और ये पूरा पोर्शन किसके अंदर है, रॉक्स के अंदर। यानी पहला कंक्लूज़न हो गया हमारा सही। दूसरा है हमारा ऑल रॉक्स आर एमराल्ड। तो रॉक्स जो है ये बाहर वाला जो पोर्शन है पूरा रॉक्स है, ऑल रॉक्स आर एमराल्ड। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि ऑल रॉक्स एमराल्ड्स नहीं है, बल्कि सम जो रॉक्स हैं वो एमराल्ड्स हैं। यानी और वैसे भी अगर हम पहले कंक्लूजन से देखें तो ये विपरीत सेंटेंस है, तो ये हो गया हमारा गलत। तो हमारा सही जवाब होगा क्या, ऑप्शन डी, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ये जो आकृति दिख रही है इसमें कितने स्क्वायर्स हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कितने स्क्वायर हैं। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 10 11 12, एक ये पूरा 13, एक ये पूरा 14, एक यहाँ से यहाँ तक 15, एक यहाँ से यहाँ तक 16, और एक ये बीच वाला 17। इसमें 17 स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। 17 यानी कि ऑप्शन डी हो गया हमारा सही जवाब। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये फाइंड आउट द ऑड वन, यानी इन चारों में से हमें ऑड यानी जो अलग है उसे छांटना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या अलग है। तो पहले हमें देखते हैं कि प्लेस वैल्यू अगर लिख लें तो ये है 20, इसकी होती है 22, इसकी 12 और इसकी 13। तो इसमें हमारा जो अलग है ऑड है वो है ऑप्शन डी यानी एम। वो किस तरह, क्योंकि अगर हम बाकी आकृतियाँ देखें जो कि टी वी और एल है, तो ये हमारी दो रेखाओं से बनी है, एक ये वाली और एक ये, उसी तरह एक ये और ये, इसमें ये और ये। जबकि एम में 1 2 3 4 लाइनों का यूज किया गया है, यानी हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा ये कि कोई कोड लैंग्वेज है, इसमें पाइन को SLQH लिखा गया है, तो उसी कोड लैंग्वेज में ATE को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे।
ये है PINE, इसे लिखा है SLQH। अब देखते हैं इनकी प्लेस वैल्यू में कितना डिफरेंस है। तो ये P से S होता है +3, I से L होता है +3, N से Q होता है +3 और E से H होता है +3, यानी यहाँ सभी में +3 का डिफरेंस है। अब देखते हैं क्या 8 के लिए भी यही है। तो A से +3 होता है D, T से +3 होता है W और E से +3 हो गया H, यानी DWH, यानी ऑप्शन A हो गया हमारा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जिस तरह से हॉट कोल्ड से रिलेटेड है उसी तरह टॉक यहाँ किससे रिलेटेड होगा। हम जानते हैं कि हॉट और कोल्ड एक दूसरे का अपोजिट होता है, उसी तरह टॉक और इसका अपोजिट होगा बी, साइलेंस। टॉक यानी बात करना और बी हो गया बिल्कुल साइलेंस, बिल्कुल चुप, यानी ऑप्शन बी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट बेस्ड। तो अब देखते हैं इसमें हमसे क्या कहा है। इसमें हमें ये स्टेटमेंट दिया है कि शुड द पीपल ऑफ इंडिया पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, यानी क्या इंडिया के लोगों को सरकार को टैक्स देना चाहिए। तो अब इसका पहला आर्ग्यूमेंट है यस, टैक्सेस हैव टू बी पेड टू द गवर्नमेंट टू रन द कंट्री, यानी पहला है कि हाँ गवर्नमेंट को टैक्स, लोगों को गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए ताकि वो सरकार जो है कंट्री को चला सके। तो ये सही बात है, टैक्स का जब पैसा आएगा तभी सरकार उस पैसे को देश पर खर्च कर कुछ डेवलपमेंट कर पाएगी, अलग अलग काम कर पाएगी। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है नो टैक्स नीड नॉट टू बी पेड एज अ पर्सन हैज़ टू लुक आफ्टर हिज हर नीड्स फर्स्ट। तो दूसरा है कि नहीं, टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक व्यक्ति को पहले अपनी ज़रूरतें देखनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि टैक्स की अलग अलग स्लैब्स होती हैं जिसमें कि एक कमाई का एक निश्चित हिस्सा देना होता है। तो बाकी जो आपकी कमाई है उससे आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सारा पैसा दे देना है, टैक्स में कुछ ही हिस्सा दिया जाता है। तो इससे आपकी पर्सनल नीड्स पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा और टैक्सेस ज़रूरी हैं। तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है वो है, पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, यानी ऑप्शन सी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें हमसे ऑड वन आउट पूछा है। तो ऑड वन आउट हमें यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि ऑप्शन डी जो है ये ऑड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारी जो ये बने हैं, ये 2, 3 और ये 9, ये इनके हम कह सकते हैं कि मिरर इमेज बनी हुई है। अगर मिरर को इनके दाईं तरफ रख दें तो ये इसी तरह की आकृति बन जाएगी, जबकि 7 जो है हमारा ये बिल्कुल सीधा सही बना हुआ है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा क्या, डी, और डी यहाँ पर दिया है ऑप्शन सी में। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ एक सीरीज़ दी गई है हमें C2 G12 और K72। तो इसे यहाँ लिख लेते हैं C2 G12 K72। तो अगर हम यहाँ पर देखें C की प्लेस वैल्यू होती है 3, ये होती है 3, G की 7, K की 11, यानी अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर +4 हो रहा है, यहाँ भी +4, ये 7, 4, 11, 3 और 4, 7। तो यानी अगला जो होगा उसमें भी +4 होगा। तो अगर 11 से हम +4 कर दें तो 15 होता है, और 15 होता है हमारा क्या, O, 15 होता है हमारा O। अब यहाँ हमें क्या दिया है, हमें यहाँ दिया है 2, 2 से हमें दिया है 12, 12 के बाद फिर दिया है 72। तो किस तरह है, जब 2 में हम 6 से गुणा करते हैं तो 12 आता है, और 12 में 6 से गुणा करते हैं तो 72 आता है। तो उसी तरह अगर हम 72 में भी 6 से गुणा कर दें तो ये हमारा कितना आएगा, ये आता है हमारा 432, यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 432 हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला हमारा क्वेश्चन है स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस। ये भी हमारे वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें हमें 2 रिलेशन दिए हैं स्टेटमेंट में ऑल के। तो हम पहला देखते हैं कि ऑल स्पेक्टेकल्स आर ग्लास। तो ये किस तरह बनेगा, ये बनेगा इस तरह, ऑल स्पेक्टेकल्स आर ग्लास, ये इस तरह से बनेगा। दूसरा है ऑल ग्लास आर सैंड, तो ये बनेगा इस तरह से। अब देखते हैं इसे, हम मानते हैं ये स्पेक्टेकल है और ये ग्लास के अंतर्गत है, तो ये ग्लास यहाँ हो गया, और ग्लास सैंड के अंतर्गत है तो ये यहाँ हो गया। अब देखते हैं कंक्लूज़न। तो हमारा पहला कंक्लूज़न है ऑल स्पेक्टेकल्स आर सैंड, तो सही बात है, इसको हम SP लिखते हैं स्पेक्टेकल्स को। तो ये सभी जो स्पेक्टेकल्स हैं ये हम देख रहे हैं कि ये सैंड के अंतर्गत ही आ रहे हैं। तो पहला कंक्लूज़न हो गया हमारा सही।
दूसरा है ऑल सैंड आर ग्लास। तो ये बात गलत है, क्योंकि सभी ग्लास जो हैं वो सैंड के अंतर्गत आते हैं, सब पूरी सैंड ग्लास के अंतर्गत नहीं है, यानी ये हो गया हमारा रॉन्ग। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे कहा है इसमें से वो छांटना जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, यानी चारों में से जो अलग है। तो पहला है रॉक, रिवर, ऑथर और माउंटेन। तो हमें पता है कि रॉक, रिवर और माउंटेन जो है ये पृथ्वी की प्राकृतिक चीज़ है, जबकि ऑथर यानी लेखक, ये किसी मनुष्य, कोई मनुष्य होता है जो कि लेख लिखता है, तो वो ये हमारा ऑड हो गया इसमें से। तो हमारा सही जवाब होगा ये सी, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक्सरसाइज इम्प्रूव्स ओवरऑल हेल्थ। तो इसमें हमें जो एजम्पशन दिए हैं वो ये हैं कि पहला, इंक्रीज्ड सेरोटोनिन लेवल्स ब्रिंग्स हेल्थ बेनिफिट्स, और दूसरा है एक्सरसाइज रिमूव टॉक्सिन्स नेचुरली इन फॉर्म ऑफ स्वेट। हमारा जो इनमें से सही हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, क्योंकि हमें पता है एक्सरसाइज करने से पसीना निकलता है और पसीने में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जबकि पहला जो है इंक्रीज सेरोटोनिन लेवल्स, तो ऐसी कोई बात तो स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं गई है, तो ये तो हो जाएगा हमारा रॉन्ग। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ओनली टू इज़ इम्प्लीसिट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे इसमें कहा है कि इस जो चित्र में कितने रेक्टेंगल्स यानी कितने आयत हैं। तो चलिए हम देखते हैं कितने आयत हैं हमारे। तो इस क्वेश्चन में जब हम गिनेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें 20 आयत हैं। मैं बताता हूँ किस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये हो जाएगा 9, ये 2 11, ये 2 13, और ये 2 14, एक ये पूरा यहाँ से 15, एक ये 16, फिर ये 17, फिर ये 18, और ये दोनों मिलकर 19, और एक ये पूरा 20, यानी जो बड़ा वाला है ये पूरा एक 20, यानी इसमें हो जाएंगे 20 आयत। तो चलिए अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, हमसे कहा है कि ये प्रॉब्लम फिगर, मतलब इसमें कुछ आकृतियाँ जो दी गई हैं, फिर हमसे पूछा है कि आंसर फिगर में जो 4 हमें आकृतियाँ दी गई हैं, तो अगर हम जो क्वेश्चन फिगर वाली आकृतियों को मिला लें तो इनमें से कौन सी आकृति बन जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। तो यहाँ में देखने से पता चल रहा है कि जो सी, ऑप्शन सी है हमारा, ये बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 त्रिभुज हैं। तो इस आकृति में भी देखिए 1 2 3, एक ये छोटा सा और ये 5 त्रिभुज हैं, और एक हमारा ये आयत दिया है। तो ये आयत जो है ये हमारा, ये पूरा जो है ये एक आयत हो गया, यानी हमारा जो सही जवाब हो गया वो हो गया ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी यहाँ दिया है हमें ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हो गया हमारा यहाँ से सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा फिर से स्टेटमेंट और एजम्पशन बेस है। इसमें हमसे कहा है कि हमारा स्टेटमेंट है, टू मच अर्बनाइजेशन लीड्स टू मास पॉल्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी बहुत ज़्यादा शहरीकरण होने से जो पॉल्यूशन है धरती पर और पानी में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब एजम्पशन है हमारा कि पहला एजम्पशन है कि द स्टेटमेंट हाईलाइट्स द अलार्मिंग कंडीशन ऑफ डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, यानी पहले एजम्पशन में हमसे कहा है कि स्टेटमेंट जो है ये हाईलाइट करता है किसी अलार्मिंग कंडीशन, यानी जैसे हम कहते हैं कि भयावह स्थिति किसकी, नेचुरल रिसोर्स यानी जो प्राकृतिक संसाधन है उनके धीरे धीरे ख़त्म होते जाने की भयावह स्थिति, या कहते हैं कि एक जगाने वाली स्थिति, अलार्म यानी कोई जगाने वाली चीज़। और दूसरा होता है अर्बनाइजेशन इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, यानी दूसरे में हमसे कहा है कि जो अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण है ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि जो इकोनॉमी बढ़ रही है, ज़्यादा पैसा आता है देश के पास, डेवलपमेंट होता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है अर्बनाइजेशन। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ये पहले वाला एजम्पशन, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा दिखा रहा है कि नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, सही बात है, इसी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा लैंड और वाटर पर बढ़ता जा रहा है। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ओनली एजम्पशन 1 इज़ इम्प्लीसिट। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगले प्रश्न हमारा फिर से ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस है। पहला स्टेटमेंट है ऑल लिक्विड्स आर फ्लूइड्स, और दूसरा है ऑल फ्लूइड्स आर
विस्कस। तो चलिए इसे हम देखते हैं। ये इस तरह से बनेगा, ये जो हमारा वेन डायग्राम है उसका इस तरह से होगा कि ऑल लिक्विड्स आर फ्लूइड्स, यानी ये लिक्विड है और ये फ्लूइड है, यानी ऑल लिक्विड्स आर फ्लूइड्स। और दूसरा है ऑल फ्लूइड्स आर विस्कस, तो ये हो जाएगा सभी जो फ्लूइड्स हैं वो विस्कस है। अब देखते हैं कंक्लूजन। पहला है ऑल विस्कस आर लिक्विड, तो ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि ये विस्कस है और ये लिक्विड है, यानी ये ऑल तो नहीं है पर सम हो सकता है। और दूसरा है ऑल लिक्विड्स आर विस्कस, तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि ये जो लिक्विड है ये पूरा का पूरा लिक्विड ये विस्कस के अंतर्गत आता है, यानी दूसरा कंक्लूजन जो है हमारा ये हो जाएगा सही जवाब। यानी कि हमारा सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन सी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप, यानी हमें इनमें से एक जो अलग है उसे छांटना है। तो इसमें क्या है? पहला है क्लॉथ, चॉक, सीजर्स और स्टूडेंट्स। तो हमें दिख रहा है कि इसमें हमारा जो अलग होगा वो हो जाएगा ये डी, स्टूडेंट, यानी ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा सही जवाब। कैसे? क्योंकि क्लॉथ, चौक और सीजर ये सब एसेसरीज है, जबकि स्टूडेंट क्या होता है? कोई व्यक्ति होता है, ये लिविंग है, ये सभी नॉन लिविंग हैं, यानी हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है माधुरी इज रमानीज सिस्टर, यानी ये माधुरी हैं और इनकी कोई सिस्टर है रमानी। फिर हमसे कहा हाउ इज़ माधुरीज फादर सिस्टर रिलेटेड टू रमानी, यानी माधुरी के पिता, तो माधुरी के पिता ये हो गए और माधुरी के पिता की बहन, तो ये इनकी कोई सिस्टर हैं इस तरह से। तो हमसे पूछा सिस्टर रमानी से किस तरह रिलेटेड है, तो यहाँ पता है कि माधुरी रमानी के सिस्टर हैं और इनके पिता दोनों के ही पिता हैं और पिता की बहन होती हैं बुआ, यानी पैटर्नल आंट, ऑप्शन बी। ठीक है, तो हमारा ये इसका सही जवाब था ऑप्शन बी। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमसे फिर से कहा है इसमें से ऑड वन छांटना है हमें। तो चलिए देखते हैं हमें क्या दिया है। यहाँ दिया है AET और ये सब हमें दिए गए हैं। तो अगर हम यहाँ देखें AET को लिखा गया है 1520, AET इसे लिखा है 1520 और ये AUB इसे लिखा है 1212। ये है ये है AGB इसे लिखा गया है 172। अगला है हमारा ACB इसे लिखा गया है 132। चलिए अब देखते हैं यहाँ क्या है। तो अगर हम देखें A की प्लेस वैल्यू होती है 1, E की 5 और T की 20। फिर है ये हमारा A की प्लेस वैल्यू 1, G की 7 और B की 2। उसी तरह A की 1, C की 3 और B की 2। तो हमें बचता है 1, ये दूसरा वाला, यानी यही हमारा हो जाएगा ऑड, यानी ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी यहाँ दिया है डी में, तो ये हमारा हो जाएगा ऑड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा है वैशाली इज़ हैविंग डिनर एट 9 PM, यानी वैशाली रात को 9 बजे खाना खा रही है और वो देखती है कि मिनट्स हैंड इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी अगर हम देखें यहाँ पर हम एक घड़ी बना लेते हैं इस तरह से और 9 बजे हमें पता है कि इस तरह होती है और मिनट की जो घड़ी है ये नॉर्थ की ओर ही होगी। तो अब हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा है कि ये मिनट की घड़ी नॉर्थ की तरफ है, तो इन विच डायरेक्शन वुड हर आवर्स हैंड बी फेसिंग एट दैट टाइम, यानी आवर्स हैंड यानी ये वाली, तो ये हम जानते हैं कि इधर वेस्ट होता है क्योंकि ये साउथ और ये ईस्ट होता है। तो हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि बटन स्लीव्स और शर्ट के बीच में जो सही संबंध है वो दर्शाएं। तो इनके बीच में सही संबंध जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि बटन और जो स्लीव होते हैं ये एक शर्ट के ही अलग अलग पार्ट होते हैं, यानी आते शर्ट के अंतर्गत ही हैं। तो यहाँ पर हमें मिलता है ये सी, यानी कि शर्ट, और यहाँ पर ये बटन और ये स्लीव्स, ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं पर पार्ट एक इसके हैं शर्ट के ही। तो ऑप्शन बी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और दोनों स्टेटमेंट की मदद से हमें इसका आंसर निकालना है। तो हमें पता करना है कि किस स्टेटमेंट से इसका आंसर निकल रहा है, एक से या दोनों से। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें पता करना है हमें x की वैल्यू। तो हमें a भी दिया हुआ है 5,
बी सी दिया है 12 और ये हमें दिखा है ये 90 डिग्री एंगल है, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम जानते हैं कि इसका, और ये ए सी जो है ये हाइपोटेनस है, तो हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट का आपका ए बी, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 144, यानी अंडर रूट 169, और ये आ गया 13। तो हमें पता चला कि स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट की हमें ज़रूरत पड़ी इसका वैल्यू निकालने के लिए, यानी हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो इसमें हमसे कहा कि जिस तरह 4 16 से रिलेटेड है उसी तरह 7 किससे होगा। तो हम जानते हैं कि अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये होता है 16, उसी तरह अगर हम 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है 28, और 28 हमें दिया है यहाँ ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न अपना। तो अगले प्रश्न में हमसे कहा है, हमें जो ये आकृति दी है, फिर हमसे कहा है कि मतलब चारों ये फिगर हैं जो ए बी सी और डी, इनमें से किससे ये सबसे ज़्यादा मिलता है। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ऑप्शन डी से सबसे ज़्यादा मिलता है। कि अगर हम ये जो आकृति क्वेश्चन में हमें दी है, इसे हमें क्या करना है, बस हमें इसे इस तरह से दाईं तरफ 90 डिग्री से रोटेट कर देना और हमें वही आकृति मिल जाएगी जो ऑप्शन डी में दी है। बाकी अगर हम सब देखें तो यहाँ पर ये लाइन नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है, ये भी नहीं है, और यहाँ पर ये और ये नहीं है, यानी कि ये सब अधूरी आकृतियाँ हैं। तो हमारा सही जवाब हो गया डी, और डी हमें दिया यहाँ ऑप्शन ए में। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ से हमें स्टेटमेंट दिया है कि मोबाइल एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अ साइकोलॉजिस्ट टेल्स हिज क्लाइंट, यानी किसी साइकोलॉजिस्ट ने अपने किसी क्लाइंट को बताया कि मोबाइल एडिक्शन जो है ये एक मानसिक विकृति है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो इसका जो एजम्पशन है वो कहा गया है कि साइकोलॉजिस्ट डील्स विद मेंटल डिसऑर्डर्स। तो सही बात है, साइकोलॉजिस्ट का काम ही होता है कि मानसिक बीमारों से या मानसिक विकृति वाले लोगों से डील करना। दूसरा है सर्जरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एनी डिसऑर्डर। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि ऐसा तो स्टेटमेंट में कुछ कहा भी नहीं गया है, और ऐसा रियल में भी नहीं होता है कि सर्जरी से कोई डिसऑर्डर ठीक होता हो, या सभी डिसऑर्डर सर्जरी से ही सही होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है पहला एजम्पशन ये सही है, यानी हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, ओनली एजम्पशन 1 इज़ इम्प्लीसिट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इसमें हमसे कहा है कि पी की जगह हमें डिवाइड करना है, क्यू की जगह ये, आर की जगह प्लस और एस की जगह माइनस, और फिर हमें जो ये इक्वेशन बनेगी इसका आंसर निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये लिखते हैं 8 Q 24 P 6 R 10 S 5। तो हम जानते हैं Q की जगह यहाँ क्या आएगा, Q की जगह यहाँ आएगा इंटू, फिर 24, फिर P की जगह आता है डिवाइड 6, फिर R की जगह प्लस, फिर यहाँ 10, और ये S की जगह माइनस, ये 5। तो हम जानते हैं कि इसे सॉल्व करने के लिए बॉड मास से सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे ये डिवाइड कर देंगे 6 का 24 में, ये हो जाएगा 4 बार जाएगा 4। उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ जब 4 बचा तो 8 और 4 का मल्टीप्लाई होता है 32। उसके बाद यहाँ इस 10 में से हम 5 घटा देंगे तो बचता है 5, यानी 32 + 5, तो ये हो गया 37, यानी हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो है ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें हमसे कहा है कि जो आकृति है इसके दाईं तरफ, यानी यहाँ पर एक मिरर रखा है, तो इसकी मिरर में इमेज किस तरह बनेगी। तो इसकी मिरर में इमेज बनेगी इस तरह से, ये यहाँ पर इसको यूँ रखना है, यहाँ से इस तरह, और ऐसी इमेज कहाँ दिख रही है, ऐसी इमेज हमें दिखाई दे रही है केवल ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हो गया हमारा सही जवाब। तो दोस्तों ये थे वो कुछ क्वेश्चंस जो उस दिन यानी कि 23 सितंबर को आपकी सेकंड शिफ्ट में आए थे, रीजनिंग के क्वेश्चंस। ऐसी और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, इस पर कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी है, कोई कमी है तो उसे हम सुधार करें, और इसे
आपके लिए ये फ़ायदेमंद है उस तो आप दूसरों के लिए भी शेयर कर दें ताकि उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सके। और ऐसी वीडियो लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये घंटे वाला आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि वीडियो बिना किसी देरी के आप तक पहुंचती रहे टाइम से। चलिए मिलते हैं फिर से अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।